हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले के वीडियो में तत्वों का आवत वर्गीकरण के बारे में जाने थे। तो पहले जो वीडियो हम प्रोवाइड किए थे उसमें डोबनागर के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो डोबनागर के बारे में चर्चा किए थे। फिर सेकेंड जो वीडियो प्रोवाइड किए थे उसमें क्या मतलब हम लोग न्यूलैंडर्स के बारे में चर्चा किए थे। तो उनमें बहुत सी बातों को हम लोग जाने हैं, तो थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं यानी दोहरा लेते हैं। तो दोहराने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन हो जाए कि ताकि हम लोग के चेहरे पर खुशी और उस सपने को जो भूलने जा रहे हैं आप लोग, तो उसको भी हम याद कर लेते हैं कि क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। ऐसे थक कर मत बैठ मुसाफिर, ऐसे थक कर मत बैठ मुसाफिर। वो दिन भी, मंजिल भी मिलेगी और मेहनत करने की मज़ा भी आएगा, मेहनत करने की मज़ा भी आएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो, अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र करना, सब्र करना। रोने के बाद भी हंसने का मज़ा भी आएगा, हंसने की मज़ा भी आएगा। तो हम बात करते हैं डोमराइडर साहब के बारे में। तो डोमराइडर साहब जो उन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने ये बताया था कि तीन तीन तत्वों को एक पेड़ में सजाकर उन्होंने एक मैंने त्रिक सिद्धांत बताया था। तीन तीन तत्वों को एक पेड़ में सजाए और उन्होंने ये कहा था कि पहली तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है और अंतिम तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ के दो से भाग करेंगे। अब भाग करने पर जो बीच वाले तत्व जो होता है उसके परमाणु द्रव्यमान जो उसके बराबर आएगा, क्या हो जाएगा, बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो हम लोग तो वो बात जान चुके थे। उनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 21 थी। कितना तत्व थी, 21 थी। और जो उन सबसे उन्होंने कौन सा नियम दिया था, त्रिक सिद्धांत दिया था। तो त्रिक सिद्धांत में हम लोग बहुत कुछ जाने और उनको नियमों को भी जाने। सबसे पहले और उसमें जो उन्होंने टेढ़ जो त्रिक सिद्धांत दिया था उसमें 5 गो दिए थे, जिसमें 4 गो सफल हुआ, एक गो असफल हो गया। तो हम लोग अगर एनसीईआरटी का बात करते हैं तो एनसीईआरटी में हम लोग को तीनों को पढ़ना है, जो लिथियम से है और क्लोरीन तक जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों को तक हम लोग को पढ़ना है। और जो लिथियम से स्टार्ट हुआ, लिथियम हो गया, आपको सोडियम हो गया, अब पोटासियम हो गया। तो ऐसे ही हम थोड़ा बता देते हैं। तो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है तो कितना होता है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। और जो अंतिम वाला तत्व तो हम बताए हैं आपको, पोटासियम। तो पोटासियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 39 होता है। तो 7 और 39 जोड़ देंगे तो 46 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 23 हो जाएगा। और जो अब बीच वाले तत्व का हम बता रहे हैं जो सोडियम है, तो सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 23 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो बीच वाले तत्व के बराबर हो जाएगा। और दोनों तत्वों को हम परमाणु द्रव्यमान को क्या करके 2 से भाग करने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान के इक्वल टू होना चाहिए। तो हम लोग कुछ जान चुके थे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत हम अष्टक नियम के बारे में। तो अष्टक के नियम किसने दिया था, तो 1865 या 1866 में उन्होंने एक प्रतिपादन किया था। कौन थे वो, न्यूलैंडर्स जी। न्यूलैंडर्स जी ने 1866 में, कोई किताब में मिलेगा 1866 में, कहीं मिलेगा 1865 में। तो हमको जो ऑब्जेक्टिव और टिक करना है तो 1865 और 1866 हम लोग देख लेंगे और सबके अनुसार क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था न्यूलैंडर्स जी। तो न्यूलैंडर्स जी को अष्टक सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो उनमें जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी तो लगभग कितना थी, 56 गो थी। तो उनमें जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी तो उन्होंने ये कहा था कि यहीं तक मतलब तत्व क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। क्या उन्होंने ये कहा था कि तत्व यहीं तक, उनको जो अनुमान लगाया गया था उन अनुमान लगाए थे तो तत्वों की जो सीमित संख्या था ये 56 गो थी। मगर इनका जो अनुमान का हुआ गलत हो गया। ये 56 से भी तत्व भी अधिक भी हो गया था। अधिक भी आविष्कार हो जाएगा, चाहे अभी प्रतिदिन तत्वों का आविष्कार होता रहता है। तो हम अष्टक सिद्धांत के बात किया जाए तो अष्टक सिद्धांत में हम बता रहे थे आपको कि जो उन्होंने एक गाना होता है, गीत का एक स्वर होता है, जो माँ सरस्वती का एक देन होता है, जो सब किसी के मतलब जुबान पर नहीं होता है। जो माँ सरस्वती का जो देन तो एक गाना जो 7 स्वर होता है, सात
सात जो स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा का, सा रे गा मा पा धा नी सा, उन्होंने इसी स्वर के बारे में तत्व को क्या किया जा सजा दिए थे। तो उन्होंने 56 को तत्वों को अनुमान लगाया था। तो अनुमान लगाए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो तत्व जो मिला उनको, जो अनुमान लगाए थे 56 को में, तो हाइड्रोजन था। उसके बाद लास्ट तत्व जो बचा था वो क्या था, थोरियम था। तो उन्होंने जो अनुमान ये लगाए तो उन्होंने सजाया, और उनके जो नियम जो उन्होंने दिए, उन्होंने ये नियम दिए कि तत्वों को इस प्रकार, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर इस प्रकार सजाया जाए, क्या किया जाए, इस प्रकार सजाया जाए कि 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण पहले तत्व के गुण के समान हो। क्या हो, 8वें तत्व के जो भौतिक और रासायनिक गुण हो वो पहले तत्व के गुण के समान हो। तो इसमें हम बात किए थे, लिथियम से स्टार्ट किए थे, शायद कैल्शियम तो गए थे, 20 को तत्व के बारे में बताए थे। तो उन्होंने जब सारे गामा पादानी के बारे में, पादानिशा के बारे में बताए थे, तो 7 से स्टार्ट हुआ और फिर जो अंत कहाँ हुआ, 7 तक अंत हो गया। तो उन्होंने ये कहा था कि तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण के इस प्रकार आधार मतलब सजाया जाए कि जो 8वें तत्व का जो गुण हो, जो 8वें तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण हो, तो प्रथम तत्व के गुण के भौतिक और रासायनिक गुण के समान हो, यानी इक्वल हो। क्या हो, बराबर हो। क्या हो, इक्वल हो यानी बराबर हो। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थोड़ा बहुत। अब जो उन्होंने जहाँ तक जानकारी उनको था वहाँ तक खोज की और बताए। अब उनसे पहले जब उसके बाद आते हैं, जब उन्होंने 1865 और 1867 में उन्होंने खोज किया था, हाँ भाई, उसके बाद मेडलिफ दिया है। तो मेडलिफ की कहानी यह है कि मेडलिफ भी ना आए तो कह कि 2 आदमी तो खोज कर चुके हैं। तो इन्हीं सारी बातों को दोनों आदमी के, डोवेनाइजर साहब और नीलैंडर जी के जो खोज किया गया था तत्वों के बारे में और कैसे कैसे सदा उनके बारे में पढ़कर और अध्ययन करके क्या किए, जो उन्होंने एक नियम दे दिया। तो उन्होंने ये नियम दे दिया कि जो परमाणु जो क्या होता है, परमाणु तत्व क्या होता है, तो जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होता है, क्या होता है, तत्व जो है वैसे तत्व जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। उन्होंने कहना था कि जो उन्होंने क्या किया, भौतिक और रासायनिक गुण को क्या किस पर सजा दिया, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिया। उन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा दिया। तो सजाने से पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। अब बोर्ड के माध्यम से हम लोग सुन लेते हैं, वैसे तो हम बोल दिए, बता दिए आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत हम बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। तो बोर्ड के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। तो बोर्ड के माध्यम से चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले जानेंगे अष्टक में जो अष्टक नियम जो उन्होंने दिए थे, कौन दिए थे, न्यूलैंडर जी। जो न्यूलैंडर जी ने अष्टक जो सिद्धांत दिए थे उनमें कितना दोष था, उन्होंने क्या क्या उन्होंने गलती थी, उन्होंने अष्टक सिद्धांत में क्या त्रुटि छोड़ी थी। आइए हम इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। तो अभी हम थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि जो उन्होंने जो चर्चा किए थे उन्होंने बताए थे अष्टक सिद्धांत में उनको अनुमान लगाया गया था कि जो 56 के तत्वों की जानकारी हुआ था, तो उनको अनुमान था कि इसके आगे तत्वों की जानकारी नहीं है, चाहे नहीं खोजा जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उनको देखिए तो लोग बोर्ड के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। तो उनका कहना था कि तत्वों में जो केवल हल्के, उनको कहना था कि जो तत्वों को जो अनुमान लगाया गया था, यहाँ तीसरे नंबर पर देखिए उनका अनुमान देखिए, यहाँ बता देते हैं उनका अनुमान देखिए। इनका अनुमान था कि 56 तत्व है, बल्कि आगे और खोजा गया। उनका अनुमान ये था कि ये जो तत्व जो उनको समय जो 56 गो तत्व है यहीं तक सीमित है। इनका कहना था कि जो 56 गो तत्व हमारे जो जमाने में खोजा गया था, जानकारी थी उनको, तो यहीं तक सीमित है। मगर यहाँ तक सीमित नहीं रहा, क्या हुआ कि आगे भी बढ़ा, क्या हुआ, आगे भी खोजा गया और आगे भी खोजा गया। उनका भी ये गलत कथन हो गया। तो इनका हुआ आगे भी, इनका कहना था कि 56 को तत्व होगा, इससे आगे नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, प्रतिदिन मतलब तत्व को पर डे हमेशा खोजा जा रहा है। तो उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने आगे भी 56 से अधिक भी तत्वों का खोज हो चुका था उनके बाद। अब बात करते हैं जी उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बताए थे, जो अष्टक सिद्धांत उन्होंने दिए थे, तो अष्टक सिद्धांत में वही टकरा गया। तो केवल वो अष्टक सिद्धांत क्या हुआ, हल्के तत्व के लिए लागू हुआ। जो अष्टक सिद्धांत दिए थे क्या हुआ, हल्के तत्व के लिए लागू हुआ, बाकी भारी तत्व के लिए लागू नहीं हो पाया। क्या हुआ, हल्के तत्व, केवल हल्के तत्व के लिए लागू हुआ, बाकी भारी तत्व के लिए वो नियम क्या हुआ, अष्टक सिद्धांत क्या हुआ, फेल हो गया, वो लागू नहीं हो पाया। अब बात करते हैं जो दूसरा है, वो कहा है कि कुछ अदृश्य गुण वाले तत्वों को रखा गया। अदृश्य मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे तत्वों को रखा गया, क्या हुआ, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण समान हो। क्या हुआ, रखा गया जिससे भौतिक और रासायनिक गुण समान है।
और कुछ जो तत्वों को रखा गया वो क्या हुआ कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा वो पालन नहीं किया। जैसे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन का बात किया जाए और क्लोरीन का बात किया जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन उसको न रखा गया था, बल्कि गुण इनका क्या था, अलग अलग था। अलग अलग का मतलब क्या था, भिन्न भिन्न था। क्या होता भौतिक गुण और फ्लोरीन और क्लोरीन का भौतिक और रासायनिक गुण क्या हुआ था, इस क्या हुआ अलग अलग था। उनको भौतिक और रासायनिक गुण का मतलब भी क्या होते वो रखे थे। क्या हुआ था, जो औसत सिद्धांत दिए थे तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या हुआ था, रखे थे। मतलब भौतिक और रासायनिक गुण क्या हुआ था, इनका अलग अलग था। तो ये भी नियम फेल हो गया। तो हम लोग दोष के बारे में अष्टक नियम यानी न्यूलैंडर्स के अष्टक सिद्धांत, जो न्यूलैंडर्स जी ने अष्टक सिद्धांत दिया था तो इसमें क्या क्या दोष था, तो हम लोग उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, जो बोर्ड पर दिखाई दिया होगा। तब बात कर लेते हैं मेंडलीव जी। अब मेंडलीव जी के बारे में हम बात करते हैं तो मेंडलीव जी जो रूसी वैज्ञानिक थे, क्या थे वो रूसी के थे, यानी रूसी वैज्ञानिक थे। क्या था, उनका निवास स्थान कहाँ था, रूस में था। उनका जन्म क्या हुआ था, रूस में हुआ था। तो उनका जन्म की बात करते हैं तो 8 फरवरी 1834 में इनका जन्म हुआ था। मेंडलीव जी का जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 में हुआ था। मेंडलीव जी का जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 में। अगर मेंडलीव जी को क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि मेंडलीव जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, उनका जो निवास स्थान था कहाँ, रूस में। और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 में। क्या हुआ था, 1834 में। अगर मेंडलीव जी का निधन का बात करते हैं तो निधन कब हुआ था इनका निधन हुआ था 1907 में। मेंडलीव जी का जन्म कब हुआ था, 1834 में, और निधन कब हुआ था, 1907 में। तो निधन का हम लोग बात चर्चा कर लिए। और मेंडलीव जी ने सोचे कि 2 आदमी तो खोज करके चले गए हैं, तो कुछ हम भी संशोध करते हैं। उन्होंने भी क्या किया कि संशोध किया। तो उन्होंने संशोध किया तो उनका निष्कर्ष था कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, उनको तत्व जो है क्या है, तत्व जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। वो बोले कि तत्व जो है एलिमेंट है जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। उन्होंने क्या बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के व्यू से चाहे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो जो परमाणु मेंडलीव जो नियम दिए थे वो किस पर आधारित था। सुनिए ध्यान से, मेंडलीव जो नियम दिए थे वो किस पर आधारित था। तो मेंडलीव जी जो नियम दिए थे तो परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। क्या हुआ था, वो ऑब्जेक्टिव में होगा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये उस समय तो अभी आवर्त और वर्ग के बारे में उतना जानकारी नहीं थी, मगर मेंडलीव जी जब हुए तो उन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी दिए और बताए। तो अब उनके समय अगर बात करते हैं तो आवर्त की संख्या जो कितनी थी, 7 गो थी। आवर्त क्या थी, 7 आवर्त की जो संख्या थी। ऐसे जो बोलते हैं क्या था, समानांतर इसे बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो क्षैतिज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम उदग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदग्र बोलते हैं। तो ऐसे जो क्षैतिज कतार में जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको जो संख्या थी कितने, पीरियड कितना थी, 7 गो। कहीं कहीं किताब में 6 गो मिलता है तो ऑप्शन के अनुसार हम टिक करेंगे। कहीं कहीं 6 गो मिलता है तो ऑप्शन जैसे देगा उसी तरह हम टिक करेंगे, मगर मोस्टली किताब में मिला है 7, तो आप लोग 7 को टिक कीजिएगा। अब वर्ग का बात किया जाता है, उनके समय उन्होंने क्या किया था, वर्ग कितना दिया था, 8 गो। उन्होंने क्या किया, वर्ग कहाँ तक 8 गो मतलब जानकारी दी कि 8 गो वर्ग होता है। उन्होंने बताया कि 8 गो वर्ग के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं कि इनके समय जो तत्वों की जी जानकारी हुई थी, ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो कितनी थी। वहाँ तो हम बताया 56। अब यहाँ क्या हुआ, 63 हो गया। क्या हुआ, 63 हो गया, 63 हो गया। अब क्या हुआ जाए, उन्होंने ज्ञात तत्वों की संख्या इनके समय जो कितना थी, 63 हो गई थी। अब उन्होंने जो ये जानकारी जो पूरी घटना हम बताए हैं, ये जानकारी अभी उन्होंने संशोध करके रखा था, मगर पब्लिश नहीं हुआ था। पब्लिश का मतलब क्या हुआ कि जो उन्होंने बुक भी उन्होंने जो लिखा होगा, मतलब बुक जो ड्रॉ किया था, ये जो नियम बताए थे उन्होंने अभी पब्लिश नहीं किया था, अभी अपने ग्रुप में रखे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, 1872 में क्या हुआ, 1872 में कहीं कहीं किताब में मिलेगा 1871। तो एनसीईआरटी है 1872 ही टिक मारेंगे। अगर ऑप्शन में अगर 1872 नहीं होगा तो 1871 भी टिक मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, 1872 में ही पब्लिश किए। इस सब बातों की जानकारी उन्होंने कब दिए, 1872 में एक बुक के माध्यम से दिए। ठीक,
अब बात करते हैं कि आवर्त और वर्ग क्या होता है। आवर्त और वर्ग क्या होता है, तो उन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में जानकारी दी है। तो देखिए, क्षैतिज जो कतार होता है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो क्षैतिज कतार को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। अभी हम बताए कि उन्होंने कितने आवर्त बताए थे, 7 गो आवर्त बताए थे। अब वर्ग की संख्या कितने दिए थे, 8 गो वर्ग की संख्या के बारे में जानकारी दिए थे, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात किया जाए वर्ग को तो ग्रुप बोलते हैं। अगर हिंदी में बात किया जाए तो उदग्र स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदग्र स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ यानी खड़ी। देखिए, अब हम थोड़ा अपने भाषा में बात करते हैं, बात कर लेते हैं। ये हुआ पौड़ी। पौड़ी मतलब क्या हुआ, सूता। क्या हुआ, ये हुआ पौड़ी। पौड़ी मतलब सूता हुआ। क्या हुआ, ये सोया है। पौड़ी खड़ी, पौड़ी खड़ी, पौड़ी खड़ी, पौड़ी खड़ी। आप लोग को समझ में आ गया। पौड़ी खड़ी किसको बोलते हैं, जो क्षैतिज कतार है, क्षैतिज जो कतार है उसको क्या बोलते हैं, पौड़ी। क्या बोलते हैं, पौड़ी। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, आवर्त भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं। समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। इसको बोलिएगा पौड़ी और इसको बोलिएगा खड़ी। अगर हम खड़ा है तो क्या है, वर्ग है। क्या है, खड़ा है तो क्या है, वर्ग। अगर ऐसे हम कलम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। और इसको ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पीरियड बोलेंगे। इसको आवर्त बोलेंगे। अगर बोर्ड के ऐसे दिशा में हम खड़ा है तो खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे, ये उदग्र स्तंभ यानी खड़े हैं तो इसका खड़ी। खड़ी के मतलब क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। वर्ग यानी ग्रुप हो गया। अब ऐसे मान लीजिए बोर्ड का जो रेखा दिख रहा है, तो ये बोर्ड का ऐसे हमारे सिर से यहाँ रेखा जो निकल रहा है, यहाँ सीधी जा रहा है, तो ये क्या हुआ, पारा है। तो पारा का मतलब क्या हुआ, ये क्षैतिज है। क्षैतिज इक्वल टू क्या हो गया आपको, पीरियड। पीरियड यानी हिंदी में बात किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो हम लोग इसके बारे में उन्होंने चर्चा कर लिए थे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये आवर्त वर्गीकरण का जनक किसे बोलते हैं। हम पीरियोडिक टेबल का जनक किसे बोलते हैं, वो कौन वैज्ञानिक थे जिसको हम पीरियोडिक टेबल का जनक बोलते हैं। कौन वैज्ञानिक थे जिनको हम पीरियोडिक टेबल का जनक बोलते हैं, तो यही मेडली साहब थे जिनको हम पीरियोडिक टेबल का जनक बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सी चीज़ है। तो आप लोग हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में जान गए और कुछ चर्चा कर लिया। आप लोग ऑब्जेक्टिव का चिंता मत कीजिए, हम नोट्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, जो एग्जाम सेशन में चाहे एग्जाम के पीरियड में हम प्रोवाइड कराएंगे। एकदम आपको जो नोट्स होगा वो आपको लिए रामबाण साबित होगा, कि आपको वो रामबाण साबित होगा। ठीक, अब हम इसके बारे में चर्चा कर लिए, तो इसके दोष के बारे में हम लोग तो चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके दोष के बारे में। ठीक, कुछ बहुत बातें हम लोग जान चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं ना, आप लोग सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं ना, व्यू उतना जा रहा है। बताइए, आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग व्यू या सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह नहीं कीजिएगा तो बताइए हम कैसे इस पर आप लोगों के साथ हम वर्क कर पाएंगे। बताइए, हम भी एक पश्चिमी चंपारण के स्टूडेंट हैं, हम भी कोई टीचर ना है। आप लोग के साथ हम मिलकर पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो हम कोई टीचर भी ना है, हम भी एक स्टूडेंट हैं। आप लोग को जैसे समय मिलता है वैसे हम वीडियो शूट करते हैं और आप लोग को बताते हैं। देखे हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए 10वां में, वो जानकारी आप लोग को सही गाइडेंस और सही जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते बहुत से स्टूडेंट जो अच्छे नॉलेज नहीं कर पाते हैं, तो आगे जाकर उसके लिए एग्ज़ाम पीरियड में दिक्कत हो जाता है। और उसके बाद कुछ पूछने पर उसको समझ में, चाहे लड़का सीधे बोलता है कि हमको नहीं पढ़ाया गया था, चाहे हमको ये जानकारी नहीं मिली थी, तो उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम एक एक बात को, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे और आपके साथ हम मिलकर वर्क करेंगे। हम दोनों अगर वर्क करेंगे तो और मंजिल भी आसान हो जाएगी। तो सब किसी का सपना होता है। तो आप लोग जाइए, अपना जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग जानते हैं क्या अपना यूट्यूब चैनल क्या है जी, है छोटू, अपना यूट्यूब चैनल क्या है, अपना यूट्यूब चैनल क्या है, एपी क्लासेज। क्या है, एपी क्लासेज। आज से जाना है और यूट्यूब चैनल पर क्या करना है, वाईटी चैनल पर यानी यूट्यूब चैनल पर क्या करना है, एपी सर्च करना है। एपी सर्च करके ठीक, और उसमें क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है। ठीक, लाइक कर दीजिएगा तो हमको ये समझ में आ गया कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, यानी जो हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है।
अगर आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तो कैसे हम समझें कि जो हम बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। खाली हमको बकबकाने से थोड़ा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं तो पूरा मतलब 100% देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या हो जाएगा कि शेयर कीजिएगा तो मान लीजिए और भी जो लड़का है जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जो इसको बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको जानकारी गेन होगा, क्या होगा, जानकारी पैदा होगा। इसमें कोई पैसा लग रहा है जी? है, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप लोग को हम फ्री सेवा दे रहे हैं क्या? आप लोग के साथ हम हमेशा मिल के वर्क करेंगे। और हाँ, ये बात ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव के बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव हम जैसे इस मतलब हम पीरियोडिक टेबल समाप्त करेंगे, यानी तत्वों के आवत वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें एक एक बात को हम मतलब जिक्र करेंगे, और वहाँ तक हम जिक्र करेंगे जो कंपटीशन लेवल तक होगा। का कंपटीशन लेवल तक भी पूछेगा, वहाँ तक हम जिक्र करेंगे। हाँ, जब जिक्र करने के माध्यम से हम बताते चलेंगे कि आपको जो 10th लेवल है कहाँ तक पूछेगा, कहाँ तक आपको सीमित रह जाना है, वहीं तक हम मतलब हम आपको वहाँ से इंडिकेट करते चलेंगे कि आपको ये नहीं पढ़ना है, मगर हम बता रहे हैं कि कंपटीशन के लिए है। आप लोग लिख लीजिएगा, आपके कॉपी में नोट्स बन जाएगा, तो कहीं भी एक बार उलट के देख लीजिएगा। अच्छा, वीडियो हमारा मतलब वाटी चैनल पर यानी यूट्यूब चैनल पर हरदम रहेगा, वो आपको देख लीजिएगा तो एकदम रिकॉल हो जाएगा। ठीक, चलिए हम तब अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ हम बात करेंगे। तो आप लोग जाके एपी क्लासेज पर सर्च कीजिए और लाइक वगैरह कमेंट करते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो कि मान लीजिए कि कमेंट ना कीजिएगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसमें डाउट है, जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम लोग कमेंट देखते हैं, और हम हरगिज अगर डाउट हुआ तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है अगर लाइट इशू है तो हम तुरंत हम अपना स्टूडियो को अलग साइड में हम सेट करने वाले हैं, जो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना होगी। चलिए हम बात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।